बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा स्टेशनरी वेव्स। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, हाउ स्टेशनरी वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट स्टेशनरी वेव लाइक नोड्स, एंटी नोड्स, ये इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। तो बाय डेफिनेशन दीज आर द वेव्स which are produced in a medium due to superposition of two identical waves traveling in opposite directions। सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है कि ये ऐसी वेव्स हैं जो कि दो वेव्स की सुपरपोजिशन से बनती हैं जो कि आइडेंटिकल हों और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों। सुपरपोजिशन का यहाँ पर मतलब होता है दो वेव जब किसी पॉइंट पर आपस में मिल जाएं, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। और जब दो एक जैसी वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए किसी पॉइंट पर मिलेंगी, उनकी जो रिजल्टेंट वेव है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। अब इसको स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं ये अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखिए कि ये टू आइडेंटिकल वेव्स हैं। ये फर्स्ट वेव है जिसकी मूवमेंट है राइट टू लेफ्ट, और सेकंड वेव है जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इनकी डिफरेंट पॉइंट पर जो सुपरपोजिशन हो रही है वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू अभी हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इन वेव्स को ड्रा करने के लिए टेक्निकली मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूं। आपने टोटल ये 7 डॉटेड लाइंस की एक सेट ड्रा करनी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉटेड लाइंस का आपने टोटल 5 सेट्स ड्रा किए हैं। ठीक हो गया जी। फर्स्ट वेव आपने जो यहाँ पर ड्रा करनी है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट वेव आपने कंप्लीट ड्रा कर ली, फर्स्ट 1.5 वेव। इसके बाद नेक्स्ट फिर t/4 सेकंड के बाद इसका नेक्स्ट फेज आपने शो करना है। तो बच्चों t वो टाइम है जिसमें किसी पॉइंट से, किसी मीडियम से एक वेव पास करेगी। तो फिर t/4 वो टाइम होगा जिसमें एक वेव का 1/4 पार्ट किसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये देखिए कि ये t=0 पर ये वेव प्रोड्यूस हुई है, और t/4 के बाद इसका ये वाला क्वार्टर पार्ट जो है ये यहां से मूव करके आगे निकल जाएगा, जो कि स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। और पीछे से 1/4 पार्ट इसमें और ऐड हो जाएगा। इसका फिर नेक्स्ट फेज जो बनेगा वो ये बन जाएगा, यानी लेफ्ट साइड से क्वार्टर पार्ट आपने रिमूव कर दिया और राइट साइड में क्वार्टर पार्ट इसमें ऐड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट फिर t/4 टाइम के बाद ये 1t/4 है, ये नेक्स्ट फिर 2t/4 है। फिर क्वार्टर पार्ट आप मूव कर लें यहां से लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से क्वार्टर पार्ट ही इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह टोटल 3t/4 के बाद, और फिर ये t को टाइम पीरियड के बाद दोबारा वही वेव की शेप बन जाएगी। इसके बाद सेकंड वेव की मूवमेंट देखिए जो कि लेफ्ट से मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, और ये इसका फर्स्ट फेज है व्हेन t को 0। और फिर t/4 टाइम के बाद ऐसा हुआ कि इसका 1/4 पार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव कर गया, ये वाला 1/4 पार्ट, और 1/4 पार्ट ही इसमें लेफ्ट साइड में इसमें ऐड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट फिर t/4 टाइम के बाद क्वार्टर पार्ट फिर यहाँ से गायब कर दें राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से क्वार्टर पार्ट इसमें और ऐड कर दें, ये फेज बन जाएगी। नेक्स्ट फिर t/4 के बाद क्वार्टर पार्ट राइट साइड में मूव कर गया, और लेफ्ट साइड से ये वाला जो पार्ट है क्वार्टर पार्ट वो इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह t टाइम के बाद
जो लास्ट इसका इंटरफेस बनेगा वो ये लास्ट फिगर में आपको शो किया गया है। इसके बाद अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर हम रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मालूम करें तो ये पॉइंट्स हैं जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और सेकंड वेव के 7 पॉइंट्स। और ये देखिए कि पॉइंट 1 जो है यहाँ पर व्हेन t को 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 और सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट भी 0 तो 0 प्लस 0 0। और इसके बाद पॉइंट 3 जो है वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट भी 0 आएगा। पॉइंट 5 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 और पॉइंट 7 पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। नेक्स्ट फिर सेकंड फेज में देखिए कि पॉइंट 1 जो है यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट है अपर डायरेक्शन में और सेकंड वेव जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्लस x लिया जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस x, तो इनका रिजल्टेंट फिर 0 आ गया। और पॉइंट 3 में देखिए फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो माइनस x प्लस x डिस्प्लेसमेंट 0 रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और इसी तरह पॉइंट जो 5 है वहां पर भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0, पॉइंट 7 पर एक बार फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। इस तरह हर फेज में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट 1 3 5 वहां का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली 0 है। इसके बाद सेकंड सीरीज ऑफ पॉइंट्स अगर हम देखें जो कि है 2 4 और 6, इनका अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाए तो फर्स्ट फेज में पॉइंट 2 जो है उसमें फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में है, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में है। इस तरह दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में ऐड हो गए और नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाएगा अपवर्ड। फिर इसके बाद पॉइंट 4 जो है फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो अब दोनों के डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस तरह पॉइंट 6 का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपवर्ड। नेक्स्ट फिर सेकंड फेज में देखिए तो पॉइंट 2 का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, 4 का डाउनवर्ड और पॉइंट 6 का नेट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। अच्छा, अब सेकंड फेज में जब t/4 था तो देखिए पॉइंट 2 में फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 है, सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट भी 0 तो रिजल्टेंट भी एक बार 0 हो गया। पॉइंट 4 देखिए डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव का 0 तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट भी 0। इसी तरह पॉइंट 6 का डिस्प्लेसमेंट 0। और इसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, इसमें देखिए कि अब पॉइंट 2 जो है फर्स्ट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और सेकंड जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा उसकी अब डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। पॉइंट 4 का आप देखें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और इसी तरह पॉइंट 6 का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। नेक्स्ट फेज में अब आ जाइए, अब यहां पर फिर 2 4 और 6 का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और नेक्स्ट फिर लास्ट फेज में अब जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट 2 का नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपवर्ड, पॉइंट 4 डाउनवर्ड और पॉइंट 6 का नेट डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड। इस बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉइंट 2 4 और 6 जो है ये मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट हो रही है अबाउट मीन पोजीशन, जबकि पॉइंट 1 3 5 7 जो है ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर तमाम फेजेस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 है।
अब ये जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स क्या होते हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स क्या होते हैं, ये भी मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो अब इसमें जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसमें 0.1357 वो पॉइंट्स हैं जिनमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 और 0.246 वो पॉइंट्स है जहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम। इन फिगर पॉइंट्स 1, 2, 1, 3, 5 एंड 7 आर लैम्डा बाई 4 अपार्ट, यानी इन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ की फॉर्म में है लैम्डा बाई 4। और बच्चों इसके साथ जो पॉइंट्स पे लैम्डा है द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वी कैन डिटरमिन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि जब दो वेव किसी पॉइंट पर सुपरपोज होती हैं, उनकी जो रिजल्टेंट वेव है उनका उस वेव का उस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट फिर है फॉर्मेशन ऑफ नोड्स। ये क्या होते हैं पहले इसको डिफाइन करेंगे। इन फिगर सी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स 1, 3, 5 and 7 at t equals 0, t equals to t by 4, 2t by 4, 3t by 4 and t. It can be seen that resultant displacement of these points is always 0 और इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। पॉइंट्स इन अ स्टेशनरी वेव where the resultant displacement is 0 are called nodes। ठीक हो गया जी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए आ जाए, what are nodes? The points in a stationary wave where the resultant displacement is 0 are called nodes। और ये जो मैंने हाईलाइट किया है कलर से, ये आ सकता है एज एन MCQ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। तो दो साथ साथ वाले नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। वेवलेंथ की फॉर्म में देखिए 0.1 और 0.3 ये कंसेक्टिव नोड्स है और इनके दरमियान जो वेव है वो हाफ वेव बनती है, तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो हाफ वेव लेंथ बन जाएगी लैम्डा बाई 2। इसके बाद वो पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे थे, तो फिगर डी जो है show the resultant displacement of the point 2, 4 and 6 at instant t equals 0, t by 4, 2t by 4, 3t by 4 and 4t by 4 जो कि t के इक्वल आ गया। These points are with amplitude which is sum of the amplitudes of the component waves। अब इसको डिफाइन कर ले। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करने वाले पॉइंट्स हैं, the points in stationary wave where the resultant displacement is maximum are called antinodes। और जिस तरह दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो लैम्डा बाई 2 था, इसी तरह दो एंटी कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर MCQ आ जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड, दो नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2। तो अब एक नोड और नेक्स्ट एंटी नोड इनके दरमियान डिस्टेंस पे क्या बनेगा, एक बार फिर फिगर देखिए। 0.1 जो है वो नोड है और 0.2 जो है वो एंटी नोड। अब ये नोड और साथ वाले एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस फिगर में देखिए, ये एक वेव का 1/4 पार्ट है यानी 1/4 पार्ट है। इसलिए फिर नोड और उसके साथ वाले एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस बनेगा लैम्डा बाई 4।
ये एक छोटी सी पॉइंट में हाईलाइट कर दूं, यहाँ इन फिगर पॉइंट्स 1, 3, 5 एंड 7 आर लैम्डा बाई 4 शायद लिखा गया था। तो ये बच्चों लैम्डा बाई 2 है इनके दरमियान डिस्टेंस, 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, और 2 और 3 और 5 के दरमियान डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। एनी हो, और ये हमने डिफाइन कर लिया एंटी नोड्स, और फिर डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। और इसके बाद बच्चों आपने हेडिंग देकर ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है कि इन वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। ज़ाहिर है वेव जो है वो एनर्जी कैरियर है, तो फिर स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर किस तरह बनेगी। Energy in a wave moves because of motion of particles of the medium. Then the nodes always remain at rest because क्योंकि इनका जो resultant displacement है वो है 0. So energy cannot flow past these points. Hence energy remains standing in the medium between nodes, although it alternates between potential and kinetic. एनर्जी स्टेशनरी तो रहती है, लेकिन ये काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान वेरी करती है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वहां पर, और फिर जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन एंटी नोड्स आर ऑल एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी स्टोर्ड इज होली पोटेंशियल। तो जब जो एंटी नोड्स है वो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यही एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पॉइंट्स हैं जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर से मूव करेंगे वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी मैक्सिमम। और लास्ट में एक सिंपल सा मेथड है कि स्टेशनरी वेव को कैसे जनरेट किया जा सकता है। एन इजी वे टू जनरेट स्टेशनरी वेव इज टू सुपरपोज अ वेव ट्रेवलिंग डाउन और स्टेइंग विद इट्स रिफ्लेक्शन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी एक सिंपल टेक्निक ये है कि स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करने के लिए एक वेव आप प्रोड्यूस करें, और वो वेव जब किसी मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये मूविंग वेव और इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है इनकी सुपरपोजिशन से बन जाएगी स्टेशनरी वेव। तो ये बच्चों मैंने एक बार इसको पेज वाइज डिस्प्ले कर दिया है। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके ये नोट्स बन जाएंगे, और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।